नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिलीपींस के मीडिया और फिलीपींस के लोग बहुत ग्रेटफुल है कि इंडिया आगे बढ़ के उनकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत दिन पहले ही जो हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन देर से ही सही अभी दोनों देश करीब आ रहे हैं और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इस फील्ड में। लेकिन सुनते हैं कि फिलीपींस मीडिया का क्या कहना है और उसके बाद हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी देखेंगे कि फिलीपींस का लोगों का जो ओवरऑल रिएक्शन है वो कैसा है। मैं तो जितना भी कमेंट्स देखा हूँ बहुत ही पॉजिटिव फिलीपींस के कमेंट्स मैं देखता हूँ। कुछ एक वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहाँ पे इंडियंस जो कि फिलीपींस में रहते हैं वो फिलीपींस के बारे में क्या सोचते हैं। एक वीडियो ऐसे फिलीपीन लोगों ने ऐसा एक वीडियो बनाया था कि जो कि इंडिया के जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो फिलीपींस और फिलीपींस के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो वहाँ पे आप फिलीपींस लोगों के कमेंट्स देखिएगा तो आपको ओवरऑल जो फिलीपींस पर्सपेक्टिव है इंडिया के बारे में वो पता चल जाएगा। मेरे एक दूर के रिश्तेदार की पत्नी जो है वो फिलिपिना है और बहुत ही स्वीट लेडी है। और वहाँ पे एक चीज़ जो उन्होंने बताया कि डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चाहे अप्स हो या फिर डाउन हो। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग सेपरेटली रहने लगे हैं बट फिर भी लीगली डिवोर्स नाम का कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। अगर हार्दिक पांड्या सर्बिया के जगह किसी फिलीपींस के लड़की से शादी करता तो ना ही उसका डिवोर्स होता है और ना ही उसको 70% एलिमनी देना पड़ता। एनीवे, जोक्स अपार्ट, देखते हैं आज फिलीपींस मीडिया का और लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, iWave और मेरा चैनल SC म्यूजिक में अभी इंटीग्रेटेड वीडियोस अपलोड होंगे। मुझे SC म्यूजिक के लिए ऑलरेडी एक 8 लाख का इन्वेस्टर मिल चुका है जो कि नए और छोटे इन्वेस्टर्स के जुड़ने के लिए और उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए एक ज्यादा फेवरेबल कंडीशन देगा। स्क्रीन पे लिखे गए प्रॉफिट मॉडल को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। इन भारत ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन में विशेष रूप से मेडिकल फील्ड में ग्लोबली जेनेरिक मेडिसिन का लार्जेस्ट प्रोवाइडर होने के नाते एक प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रेसिडेंट मार्कोस ने सस्ती दवाओं भारत से एक्सपोर्ट कराने के लिए भारत के साथ सहयोग मजबूत करने का आग्रह किया। अब दोनों देश किन अन्य पहलुओं पर सहयोग बढ़ा सकते हैं? हमारे साथ फिलीपींस में इंडियन एम्बेसडर शंभू कुमारान भी हैं। एम्बेसडर, गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते। हमारे ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब फिलीपींस और भारत के बीच बायलैटरल रिलेशंस की स्थिति से शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हमारे दोनों देशों के बीच और अधिक मजबूत सहयोग की आवश्यकता है? पिछले कुछ वर्षों में भारत और फिलीपींस के बीच संबंधों में तेजी देखी गई है। मुझे लगता है कि हम अपनी साझेदारी के सबसे अच्छे स्थान पर हैं। आपने हेल्थ केयर का जिक्र किया, विच इज ऑफ कोर्स एन एरिया ऑफ ग्रेट प्रायोरिटी, खास तौर पर महामारी के दौरान और उसके बाद भी। ब्रॉड डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी बनी रहेगी। एक ब्रॉड डेवलपमेंटल पार्टनरशिप जिसमें फिलीपींस के लिए एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, MSME डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। also a relationship that supports our national security. इसके अलावा फिलीपींस भारत के साथ एक ऐसा संबंध भी बनाना चाहते हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्पिरेशंस का समर्थन करता है। आप हमारे देशों के बीच डिजिटल फिनटेक पर टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम कम से कम दोनों देशों के बिजनेस साइड को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इस पर अपने विचार बताएं। एब्सोल्युटली, हम मल्टीपल ट्रैक्स पर काम कर रहे हैं। हमने फिनटेक पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप स्थापित करने के लिए एक MOU एग्रीमेंट को फाइनलाइज्ड किया जिसमें डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी शामिल होगा। जैसे कि आप जानते हैं, भारत ने लाखों लोगों को वेलफेयर पेमेंट्स सीधे हस्तांतरित करने के लिए नेशनल IDs के उपयोग को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट किया, जो महामारी के दौरान विशेष रूप से अच्छा काम किया। और मुझे बताया गया कि फिलीपींस भी इसमें बहुत इंटरेस्ट रखता है, तो हमारे पास वो गवर्नमेंटल ट्रैक है। हम इस क्षेत्र में अपने बिजनेसेस को भी एक साथ लाने की कोशिश करना चाहते हैं। पहले से ही ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो फिलीपींस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हम इसे एक और बड़ी साझेदारी में एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब महामारी की बात करें तो मेरा मानना है कि जब महामारी शुरू हुई थी तब फिलीपींस की हमारी सरकार और भारत के बीच बातचीत चल रही थी जिसमें वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ तक कि देश में वैक्सीनोलॉजी सेंटर स्थापित करने की संभावना के मामले में फिलीपींस की मदद करने की कोशिश की गई थी। क्या आपके पास इस बारे में कोई अपडेट है? ये डिस्कशंस चल रही हैं। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की क्षमता का उपयोग करके कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ कंक्रीट अपडेट नहीं है। एसेंशियली पॉलिटिकल प्रायोरिटी है। हम बिजनेस केस से मेल खाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिजनेसेस ये निर्धारित कर सकें कि वाणिज्यिक रूप से क्या व्यवहार्य है।
अब हम अपने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर नजर डालते हैं, क्योंकि हमने जून में नए राष्ट्रपति मार्कस जूनियर के आने के बाद एक नए प्रशासन के साथ नई शुरुआत की है। क्या तब से हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में कोई बदलाव आया है? Any change in the bilateral ties between our two countries since then? Well, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम राष्ट्रपति मार्कोस के नेतृत्व में नई एनर्जी और नई डायनामिज्म देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस के बीच इस साल अगस्त में फोन पर बातचीत हुई थी। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस उन क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की जिनका मैंने उल्लेख किया था कि हमें उन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, फिनटेक, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। और इस महीने की शुरुआत में ASEAN के दौरान विदेश सचिव मनालो और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के बीच बैठक हुई थी। द पॉलिटिकल डायलॉग इज ऑन ट्रैक। हम फिलीपींस के विभिन्न भागों में रीजनल आउटरीच सहित कई व्यवसाय से व्यवसाय तक के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम एक ट्रेड डेलीगेशन हैं। हाल ही में ये मैनिला के अलावा सीबू और दवाओ में भी था। हमने ओरो के कागन में मिंडानाओ फूड कांग्रेस में एक बड़ा कार्यक्रम किया। एसेंशियली हम वर्तमान राष्ट्रपति मार्कोस के तहत भारत के साथ इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक दिशा देखना शुरू कर रहे हैं और हम पूरी तरह से इस साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। एम्बेसडर, भारत में वर्तमान में काम कर रहे हमारे विदेशी फिलिपिनो वर्कर्स की स्थिति क्या है? क्या आप हमें उनके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? वेल, विदेशों में रहने वाले फिलिपिनो वर्कर्स की संख्या भारत में उतनी नहीं है जितनी कि कुछ अन्य देशों में है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि भारत में इकोनॉमिक लैंडस्केप के अपने महत्वपूर्ण हिस्से में उन्हें बहुत महत्व दिया जाता है। इतने सारे इंटरनेशनल डेलीगेशंस को अभी कई देशों के बीच आने जाने में बाधा आ रही है। COP27 शिखर सम्मेलन विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है और पूरी दुनिया, विशेष रूप से हमारा आसियान रीजन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के बारे में बात कर रहा है। जलवायु सहयोग के मामले में फिलीपींस और भारत के बीच क्या बातचीत चल रही है? Cooperation. ये हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया है। हम एज अर्ली एज पॉसिबल जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच बायलैटरल एंगेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में चर्चा हुई है, क्योंकि हमारा मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत की एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ के कारण ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप में भारत अग्रणी बन गया है तथा फिलिपाइन कॉरपोरेशंस की ओर से इसमें सीरियस इंटरेस्ट दिखाई गई है। हमने एक बायलैटरल बिजनेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें इस क्षेत्र में सक्रिय भारतीय कंपनियों ने अपने फिलीपाइंस काउंटरपार्ट्स के साथ बातचीत की। मुझे पता है कि फिलीपींस की कॉरपोरेट कंपनियों ने कई बड़ी प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है और हम भारतीय कंपनियों के लिए उस प्रक्रिया में भागीदार बनने का अवसर देखते हैं। तो ये कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन है, और जबकि भारत और फिलीपींस दोनों के पास मिटिगेशन और एडेप्टेशन के मामले में सिमिलर अप्रोच है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो एम्बेसडर, देश में ऊर्जा विभाग ने वास्तव में रिन्यूएबल एनर्जी, पूरी तरह से फॉरेन ओन्ड रिन्यूएबल एनर्जीज के मामले में व्यवसाय के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मेरा मतलब है, क्योंकि यहाँ फिलीपींस में हमारे पास पूरे क्षेत्र के लिए केवल 22% रिन्यूएबल एनर्जी है, और मैं सोच रहा था कि क्या भारत भी अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्ट करने में उतना ही एक्साइटेड है, उतना ही इंटरेस्टेड है जितना कि अन्य देश, अन्य यूरोपीय देश हैं। डेफिनेटली मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को 100% इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशी कंपनियों के लिए खोलने का ये स्टेप एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। ये ऑब्वियसली एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जिसमें हमें भारतीय कंपनियों को शामिल करना जारी रखना होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने उल्लेख किया था, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का बिल्डअप इतना मैसिव है कि हमारी कई कंपनियां उस प्रक्रिया के लिए बहुत कमिटेड हैं। इसलिए हम ये देखना चाहेंगे कि हम फर्स्ट इंस्टेंस में फिलीपींस की कुछ कंपनियों के साथ साझेदारी करके उन्हें नेसेसरी इक्विपमेंट या अदर सप्लाईज कैसे प्रदान कर सकते हैं, और फिर इवेंचुअली मैं देखूंगा कि ये साझेदारी उन क्षेत्रों में जा सकती है जहां फिलीपींस में भारतीय इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। मैं कहूंगा कि यह फिलीपींस सरकार द्वारा इस क्षेत्र को खोलने के लिए एक बहुत मजबूत स्टेप है, और इससे मुझे विश्वास है भारतीय इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है एम्बेसडर, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की उम्मीद कर रहा था,
आपका दिन शुभ हो। ahead. तो सबसे पहले डीजे रोक फायरफ्लाई ने लिखा है कि आर्ट और कल्चर के जरिए डिप्लोमेसी को प्रमोट करना, देयर इज नथिंग आई लव मोर देन दैट। फिलीपींस हैज आउटडन इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड डिप्लोमेसी विद इंडिया। उसके बाद एंडरॉक 5572 ने लिखा है कि एज अ फिलिपिना जो इंडिया में बहुत सालों तक रही है, दिस कोलैबोरेशन ट्रूली वैलिडेट्स मी। बहुत बहुत धन्यवाद, एकला चलो रे ऑलवेज। इट्स सो हार्ट वार्मिंग टू सी ए फिलिपिना राइट बंगाली। एक्चुअली जिनको नहीं पता, बंगाली में एक गाना है, जोदी तो डाक शुने क्यों ना आशे रे तो अबे एकला चलो रे, जिसका मतलब है कि अगर तुम्हारे बुलाने से कोई नहीं भी आता है तो भी अपने रास्ते में अकेले ही बढ़ते जाओ। उसके बाद रॉय डिमाना लटा 8505 ने लिखा है कि हमें आशा है कि इंडिया ऐसे ही हमें हमेशा सपोर्ट करता रहेगा और हमारे साथ ऐसे ही हमेशा फ्रेंडली रहेगा। डेफिनेटली, लेकिन इसके लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि इंडिया खुद इतना पावरफुल बने कि चाइना के जो एनिमी स्टेट्स है, एनिमी कंट्रीज़ है, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट दे पाए। और दूसरी बात है जो कि फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है कि बहुत सारे वियतनाम, फिलीपींस ऐसे जो देश है जो कि इंडिया के साथ, खास करके जापान, जो कि इंडिया के साथ फ्रेंडली होना तो चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम यूएसए के वेसल स्टेट जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके पास भी चारा नहीं है। उनको पता है कि चाइना को अगर कोई टैकल कर सकता है तो इस टाइम पे वो यूएसए कर सकता है, इंडिया किसी हद तक कर सकता है, बट अभी भी इंडिया ने उस पोजीशन को अटेन नहीं किया है जहाँ पे वो पूरे तरीके से चाइना पे हावी हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये सारे स्टेट्स जो है यूएसए के बिना कंप्लीटली खुद के साथ अलाइन करते हैं तो एक बहुत अच्छा म्यूचुअल बेनिफिट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के टर्म पे एक फ्रेंडशिप बन सकती है, एक अलायंस बन सकते हैं, जो कि यूएसए के केस में नहीं है। क्योंकि यूएसए का सिंपल फॉर्मूला है कि अगर वो किसी को सपोर्ट दे रहा है, मिलिट्री सपोर्ट, दे वांट टू एक्ट देम एज देयर स्लेव्स। तो इसीलिए जितने भी स्टेट्स है, जितने भी कंट्रीज है जिनको चाइना से खतरा है, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ एक अलायंस बनाता है यूएसए को दूर भगा के, तो वो अलायंस म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस पे होगा, कोई वहां पे किसी का बॉस नहीं होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे लिए ही, जितने भी कंट्रीज है, जब मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लिए, आई मीन जितने भी कंट्रीज है जिनको चाइना से खतरा है, उनके लिए बेस्ट है कि वो यूएसए से दूर हटके अपने बीच एक अलायंस बनाए। उसके बाद फेलिप्यू मिंजार 1346 ने कमेंट किया कि थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट वंस अगेन। और इंडिया ने, मैं आपको बता दूं, फिलीपींस के जो ऑडियंस है वो खुद, मतलब ये कमेंट्स में लिखा है उन्होंने कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि फिलीपींस को वो 100% हेल्प देगा। उसके बाद यूजर TY7AC ने लिखा है कि इट सीम्स दैट इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन फिलीपींस। तो इंडिया से गुजारिश है कि अगर इन्वेस्ट करना ही है तो फिलीपींस में रेलवे बिल्ड करने के लिए सबसे पहले इन्वेस्ट कीजिए। जिसके रिप्लाई में यूजर TY7AC ने कमेंट किया कि आई बिलीव इंडिया इज नंबर 1। उसके बाद मैरिट सेल कैन ने लिखा है कि आपने फिलीपींस के लिए जो किया है, आई मीन इंडिया ने फिलीपींस के लिए जो किया है, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूं कि भगवान का आशीर्वाद सदा इंडिया पे बरकरार रहे। उसके बाद जेसी का टकागी 1299 ने लिखा है कि इंडियन पीपल आर स्मार्ट, स्पाइसी, गोल्ड, डायमंड एंड द लिस्ट गोज ऑन। उसके बाद एलिस लॉन्ग शॉ ने लिखा है कि मुझे लगता है कि इंडिया के मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत सस्ता भी है। इंडियन मेडिसिन कैन प्ले ए ह्यूज रोल इन डेवलपिंग द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस। उसके बाद ले लॉन्ग 4649 ने लिखा है कि दिस इज स्पेशली ट्रू, मेनी पीपल एग्री इन फिलीपींस दैट इंडिया इज अ रियली बिग इकोनॉमी। हाँ, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट इट कैन नेवर बी डिनाइड दैट इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज। उसके बाद नोएल साल्जार ने लिखा है कि बेटर इन इंडिया देन चाइना। तो दोस्तों आज का कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।